तो बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट जीएम ट्यूब, हमने क्या बात की थी? जीएम ट्यूब को जब आप ओपन एनवायरनमेंट में प्लेस करते हैं तो हमारे पास जीएम ट्यूब हमें क्या प्रोवाइड करती है? सर्टेन काउंट प्रोवाइड करती है। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब हम जीएम ट्यूब को इन फ्रंट ऑफ अल्फा बीटा और गामा सोर्स प्लेस करते हैं तो जीएम ट्यूब प्रोवाइड द काउंट। बट मैंने क्या कहा? अगर मैं ओपन एनवायरनमेंट में जीएम ट्यूब को रख रहा हूँ, उसूलन अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग के बिना पर वो कोई काउंट नहीं बतानी चाहिए थी उसे, बट वो कुछ ना कुछ काउंट बताती है। तो when you place GM tube in an open environment, your GM tube gives us some count. That count is basically called background count. ठीक है, वो काउंट कहलाती है बैकग्राउंड काउंट। और इस बैकग्राउंड काउंट के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो पहले उन रीजंस को समझते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड काउंट को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बेटा, चलें शुरू करते हैं। So these are some reasons of already present radiations inside the atmosphere जो कि जीएम ट्यूब रीड कर रहा है जब आप उसे ओपन एनवायरनमेंट में प्लेस कर रहे हैं। So one of the reason is cosmic rays. These are high energy particles coming from distant stars or galaxies and they reach the Earth's surface. Maybe the cosmic rays are reaching towards our GM tube जिसकी वजह से वो काउंट जनरेट कर रहा है। सेकेंड इज आवर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हमारी एयर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं विच आर बाय नेचर रेडियो एक्टिव। वन ऑफ दैम इज रेडॉन गैस। ठीक है, तो मे बी रेडॉन गैस की वजह से हमारा जीएम ट्यूब काउंट रजिस्टर कर रहा है। द नेक्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन यूजेस ग्रेनाइट रॉक, मार्बल्स, ठीक है, एंड सर्टेन टाइप ऑफ अदर रॉक्स एज वेल जो for a longer duration of time deep below beneath the earth surface किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के नेबर रहे होंगे और they contain some sort of radioactivity. So though they are very weak but certain source of radioactivity. Similarly, पोटेशियम 40 नाम का एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है जो हमारी फूड में प्रेजेंट होता है एंड जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो वी आर समहाउ वेरी लो इंटेंसिटी चलता फिरता रेडियोएक्टिव एलिमेंट बिकॉज समहाउ ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस के थ्रू ही सही लेकिन ये रेडिएशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो these are one of the reasons, बहुत सारे रीजन हैं बट दिस इज वन ऑफ द रीजन। इफ यू टॉक अबाउट हजरत नूह अलैहिस्सलाम, 900 950 साल की उम्र में तो उन पे नबूवत नाजिल हुई थी। हमारे यहाँ कोई 50 इयर्स भी जिंदा रह पाता है, we say that you did great, you had a good job. So these are the reasons that we made our life so mechanical, okay, that we forgot the natural way of living. Various radioactive isotopes हैं जो मेडिकल पर्पसेस में इस्तेमाल होते हैं एंड फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन में, सॉरी, रेडियोलॉजी में, कीमोथेरेपी में हमारे पास कोबाल्ट 60 इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, सिमिलरली थायराइड ग्लैंड के डिजीज को मॉनिटर करने के लिए हम आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच वी यूज फॉर द मेडिकल पर्पसेस। एंड फाइनली
the radiation produced by nuclear power stations and testing nuclear bombs. Testing nuclear bombs जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है चागी, दैट इज अ डिजर्टेड एरिया। वहां पर हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट न्यूक्लियर बॉम्बिंग की टेस्टिंग करती है, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट होते हैं वहां पर। इसी तरह कोई एक आइसोलेटेड एरिया हर एक मुल्क के पास होता है जो वहां पर अपने एमिनिशंस को टेस्ट करता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को टेस्ट करता है। तो these reasons may be one of the cause that your GM tube is detecting some count in an open environment. So if you look at this pie chart, इसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका आ रहा है बेटा? इसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन हमारे पास है रेडियोएक्टिविटी इन एयर का, ठीक है। बाकी जितने भी प्रोपोर्शंस हैं, आई tried my level best to show them by vibrant colors so that you can differentiate कि कितना participate है कि हर एक रीजन का। So let's write down background radiation. You can also write like this: radiations which are already present in the surrounding due to these reasons are called background radiation. और इन रेडिएशंस की वजह से हमारा जीएम ट्यूब जो भी काउंट रजिस्टर करता है उस काउंट को बैकग्राउंड काउंट कहा जाता है। तो बैकग्राउंड काउंट की एक पर्टिकुलर रेंज है। टिपिकली बैकग्राउंड काउंट लाइज बिटवीन 20 to 50 काउंट्स पर मिनट, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट बैकग्राउंड काउंट, तो बैकग्राउंड काउंट हम इस तरह मेजर करेंगे, सॉरी इस तरह डिफाइन करेंगे। The count generated by GM tube due to background radiation is called background count. It ranges from 20 to 50 counts per minute. And for good, we are about to complete our first section, the detectors of radiation. ले रहे हैं यहाँ तक? Now, beta, I need to tell you guys how to measure background count. तो बेटा सबसे पहले place the GM tube in an open environment, open air, ठीक है, and measure the count, ठीक है। One of the main reasons I tell you about radioactivity, it's a random process, ठीक है। You cannot predict the count because radioactivity is a random process. Why it is a random process, how it is a random process, अगले सेक्शन में आपको बताता हूँ। तो इस randomness से बचने के लिए what we have to do, we need to take an average by repeating the process more than once. Yes, Muskan. So repeat the process more than once by placing GM tube in an open environment and take an average count. So these are the 3 pointers to find out an average background count. So this is one of the most important steps
to find out the count of any radioactive element. हम सबसे पहले यही काम करेंगे whenever we use GM tube. ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपके पास हर एक सिनेरियो का GM ट्यूब से रिलेटेड क्या होना चाहिए? प्लेस GM ट्यूब इन एन ओपन एनवायरनमेंट टू डिटेक्ट बैकग्राउंड काउंट. ठीक है, या प्लेस GM ट्यूब इन एन ओपन एनवायरनमेंट मोर देन वंस टू डिटेक्ट एन एवरेज बैकग्राउंड काउंट. ये एक ही सेंटेंस में आपने ये तीनों पॉइंट कवर कर लिए. किस तरह? प्लेस GM ट्यूब इन एन ओपन एनवायरनमेंट मोर देन वंस to detect an average background count. सही है? And this is how we covered section 1. Now we need to talk about in detail about the 3 types of radiations, that is alpha, beta and gamma. ठीक है बेटा, चलें शुरू करते हैं. But before that we need to talk about that whichever nucleus is emitting radiation, क्या रीजन है, क्यों क्यों वो रेडिएशंस को एमिट कर रहा है? Why alpha, beta, gamma are being emitted by the nucleus? What has happened to the nucleus? क्या रीजन है? न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेडिएशन से. सही कह रही हैं आप. जो एलिमेंट अनस्टेबल होता है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा रेडिएशंस को एमिट करता है. अब ये जो रेडिएशन है ना, ये होती हैं अनप्रेडिक्टेबल. मतलब कैसे अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, समझाता हूँ. बेटा कंसीडर कर लें हमारे पास एक जार है फुल ऑफ डाइसेस और मैं उस जार में 100 डाइसेस प्लेस करता हूँ. लेट से मैं उस जार को जमीन के ऊपर रोल डाउन करवाता हूँ. तो क्या होगा बेटा? सारे डाइसेस जो हैं वो रोल डाउन होंगे और वो डाइसेस जो अपने फेस पे 1 ला रहे हैं मैं उन्हें साइड में कर लूंगा. ठीक है, तो वी कैन नॉट से कि दिस डाइस will have 1 on its face and when it will have 1 on its face. ठीक है, similarly just consider that jar is a radioactive element containing 100 unstable nucleus. ठीक है, तो you cannot predict which nucleus will make itself stable and why it will make itself stable. ठीक है, and that is why we say that radioactivity is an unpredictable process. ठीक है, the second part, it's a random process. You cannot predict, sorry, you cannot control the reaction by any external factor, by increasing or decreasing temperature, voltage, pressure. ठीक है, कैटलिस्ट आप किसी भी तरीके से इसे ओवर पावर नहीं कर सकते. ठीक है, ये बोलता है मेरा एरिया है, एरिया में कोई भी एंट्रेंस नहीं करनी है. ओके, ठीक है भाई. सो ये 2 रीजंस हैं जो हम यहाँ पर कॉपी डाउन कर देंगे. तो रेडियो एक्टिविटी इज एन अनप्रेडिक्टेबल एंड रैंडम प्रोसेस. ठीक है, तो व्हाई इज इट? बिकॉज वी कांट प्रिडिक्ट विच न्यूक्लियस डिकेज एंड व्हेन इट डिकेज. डीके का मतलब क्या है? अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस. तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द डे, टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ डीके. मतलब कब अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट होगा और कौन सा कन्वर्ट होगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट. तो अब एक सवाल माइंड में आता है. ठीक है, हमें पता चल गया अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल में कन्वर्ट करेगा बाय एमिटिंग अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल. इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल एंड रैंडम प्रोसेस. बट why it became unstable in the first place? So दो रीजन है इसके.
पहला रीजन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से. इफ एन एलिमेंट और इफ अ न्यूक्लियस हैव एन अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड कहना गलत होगा. If a nucleus has not the right amount of proton and neutron, if the element is having, if the nucleus is having large number of protons or large number of neutrons, so because of this reason, the nucleus becomes unstable. And because of that instability, nucleus makes itself stable by emitting either alpha particle or beta particle. ठीक है? क्यों? न्यूक्लियस अनस्टेबल हुआ है बिकॉज ऑफ हैविंग टू मच प्रोटॉन्स और टू मच न्यूट्रॉन्स, बोथ आर पार्टिकल्स. न्यूक्लियस अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल भी कन्वर्ट कैसे करेगा? बाय एमिटिंग पार्टिकल्स विच आर अल्फा एंड बीटा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाई द न्यूक्लियस विच पार्टिकल इज ग्रेटर इन क्वांटिटी. ठीक है? सिमिलरली द सेकेंड रीजन इज the nucleus becomes unstable by extreme amount of energy. We say that the nucleus is excited because of large amount of energy. So this is one of the reason that nucleus is unstable. So how nucleus will make itself stable? By emitting the unwanted energy or the extra energy in the form of gamma radiations. तो सिंपल सी बात समझ में आई. When a nucleus is unstable, these are the two reasons that the nucleus can be unstable. Nucleus can be unstable by too much protons or too much neutrons. In that case, nucleus will make itself stable by emitting either an alpha particle or beta particle or both. But if a nucleus is unstable because of high amount of energy, in this case, we call this nucleus to be an excited nucleus, and it makes itself stable by emitting gamma radiations. ठीक है बेटा? I hope I have answered your question, Dad. Now we need to talk about certain type of radiation, and we need to differentiate between alpha, beta, and gamma. Well, first of all, we need to talk about, we need to differentiate these three by their nature. So if we analyze alpha particle, so it is being observed that alpha particle contains, alpha particle's charge is equivalent to 2 protons, and alpha particle's mass is equivalent to 4 nucleons. अब पीरियोडिक टेबल में एक ही ऐसा एलिमेंट है जो इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है. मैंने क्या बोला? अल्फा के पास, अल्फा का जो चार्ज है वो 2 प्रोटॉन और मास 4 न्यूक्लियॉन के बराबर आता है. तो ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ हीलियम है. अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की. दैट मीन्स हीलियम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, हीलियम एटम की बात नहीं कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन नहीं है. तो अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस. वाइल जब हम बीटा पार्टिकल को एनालाइज करते हैं तो बीटा पार्टिकल का चार्ज और मास इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन. तो बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. दे डोंट हैव अ सिंगल स्पीड, दे बिलोंग टू द रेंज ऑफ स्पीड्स. ठीक है? डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे होता है हर एक बीटा पार्टिकल्स, किसी की सबकी एक स्पीड नहीं होती. तो दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. And the last one is gamma radiation. What is gamma radiation? It's basically, luckily we have done the electromagnetic spectrum. The last member of electromagnetic spectrum is gamma rays. So it's a part of electromagnetic spectrum. And that is how we talked about the nature of these three radiations.
ये पहला पॉइंट हमारे पास हो गया. The second point is related to mass. So the heaviest among these three is alpha because it contains 4 particles. 2 proton, 2 neutron. So heaviest among them is alpha. Then lighter हमारे पास कौन है? Beta, which contains only 1 electron. And the one which is having negligible mass is gamma because it's merely energy. So according to Newton by itself, so light is a particle as well as wave nature. So that is why gamma also belongs to the same family. इसीलिए I take my chances and I'm calling the mass of gamma is negligible. Z 2 मार्क्स के लिए gamma radiation को इस तरह एक्सप्लेन करो. Gamma radiation is a member of electromagnetic spectrum having highest frequency or lowest wavelength. You can also write it can travel through vacuum as well. The third part is charge. So how do we differentiate that charge किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? तो बेटा अल्फा पार्टिकल कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन का तो चार्ज से कोई ताल्लुक नहीं है. अल्फा के बाद 2 प्रोटॉन है तो अल्फा के ऊपर +2 चार्ज होता है. बीटा इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन तो -1. अच्छा, अब यहाँ पे मैं अभी से आपको बता दूं बीटा 2 तरह के होते हैं. एक बीटा इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ीदार विच इज एन एंटी पार्टिकल बीटा पॉजिट्रॉन. ये आप डिटेल में एएस में पढ़ेंगे. ठीक है, ओ लेवल्स में सिर्फ बीटा इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन है. तो बाय डिफॉल्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा पार्टिकल वी आर टॉकिंग अबाउट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन बीटा एक और तरह का होता है तो वो बीटा पॉजिट्रॉन कहलाता है. वो आप अभी नहीं पढ़ेंगे. तो बीटा पार्टिकल हैज is equivalent to 1 electron, so it has -1 charge, and gamma is does not have any charge, तो ये neutral है. Similarly, the ionization part is related to charge. ठीक है. तो बेटा आयोनाइजेशन वाला पार्ट हमारे पास चार्ज पे डिपेंड करता है. तो सबसे ज्यादा चार्ज हमारे पास किसका है? अल्फा का. तो अल्फा इज द बेस्ट आयोनाइजर अमंग ऑल. बीटा इज so I mean not a good ionizer than alpha, and gamma is the worst ionizer among all. इस रूम को पता नहीं क्या हो रहा है आजकल. 1 मिनट रुकिएगा, स्क्रीन शेयर फ्रीज हो गई है. So I was telling you guys, the ionization part is basically related to charge. तो हमारे पास सबसे ज्यादा चार्ज अल्फा का है. तो अल्फा is the best ionizer among all. Beta is moderate ionizer. It ionizes less than alpha, but
गामा इज वर्स्ट अमंग ऑल एज गामा डज नॉट हैव एनी चार्ज। तो ये हल्की फुल्की आयनाइजेशन जो करता भी है वो अपनी एनर्जी की वजह से करता है। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट अमंग अल्फा बीटा एंड गामा कौन कितना डिस्टेंस एयर में ट्रेवल करता है। तो टिपिकली अल्फा ट्रेवल्स लेस देन 10 सेंटीमीटर इन एयर, अराउंड 7 सेंटीमीटर एयर में ट्रेवल करता है, ठीक है। while beta travels several meters in air and gamma travels several hundred meters in air. ठीक है, सो ये हमारे पास अल्फा बीटा गामा के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब जो हमारे पास सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है उसके लिए जल्दी से 2 से 5 मिनट की एक वीडियो है, वो देखते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। अरे वो वीडियो कहाँ गई? खैर, मैं यूट्यूब पे जब ये लेक्चर अपलोड करूंगा तो इंस्टाग्राम का लिंक उसका यहाँ पे डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। है, तो बेसिकली बात क्या हो रही है यहाँ पर, अल्फा बीटा गैमा किस मटेरियल से पास नहीं हो पाते हैं, या कौन सा मटेरियल अल्फा बीटा गैमा को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो बेटा व्हेन यू टॉक अबाउट अल्फा, अल्फा कैन नॉट पास थ्रू पेपर, or you can say paper absorbs alpha particle, while beta can pass through paper but cannot pass through 2 to 5 millimeter thickness of aluminum foil. Gamma can pass through paper, can pass through 2 to 5 millimeter thick aluminum foil, but cannot pass through 2 centimeter thick lead block, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इनका डिस्कशन कर लिया। Now, anyone have an idea? चलो अल्फा बीटा को तो मैंने सीधा बना दिया, ये गैमा के साथ ये क्या किया हुआ है? Why the gamma is moving this way? Yes, it belongs to electromagnetic spectrum, and each member of So the speed electromagnetic of spectrum gamma would is, be less than alpha and beta, I think. sorry, So the speed of the gamma would be less than alpha beta. will be less than, ये कह रहे हैं आप? Yes sir, that's हो सकता है वो correct आ रहा है उसमें. No बेटा, gamma is a member of electromagnetic spectrum. All of them travel with the maximum speed known to human beings, ठीक है। 1 सेकंड में जमीन के साथ चक्कर काट लेती है गैमा, इतनी फास्ट है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ट्रैवल करती है।
So it's moving this way because it is the part of electromagnetic spectrum, and each member of electromagnetic spectrum is transverse in nature. ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं. Finally, how do alpha, beta, and gamma deflect? So alpha has positive charge, it will go towards negative plate. Beta is negatively charged, so it will go towards positive plate. While gamma says, मैनू की परवाह, I am neutral, I don't bother. ठीक है, तो मेरा सवाल, ये इतना जल्दी क्यों पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गया? Why beta particles change their path so quickly as compared to alpha? Who knows the answer? Nobody? Maybe because they have less mass. Yes. Gamma contains only one particle, that is electron. Sorry, beta. Beta contains only one particle, that is electron. But gamma alpha contains 4 particles. So alpha is massive, heavier. Okay? While beta is lighter. Lighter means less mass. एक राउंड अबाउट के गिर्द ट्रक का या बस का टर्न करना मुश्किल है, बट बाइक का टर्न करना बहुत आसान है, बिकॉज इट हैज लेस मास, लेस इनर्शिया. तो बीटा डेविएट्स इंस्टेंटली बिकॉज इट इज हैविंग लेस मास, लेस इनर्शिया. ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस तरह शो कर दिया. अब अल्फा बीटा गैमा किस तरह डेविएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जरा वो डिस्कस कर लेते हैं. बेटा ये क्या है? मल्टीपल डॉट्स, आउटवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो बेटा अल्फा विच इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इफ यू हैव नॉट सीन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल video, so I suggest you to watch these 2 recorded lectures, these yellow ones, lecture 47 and 46. ठीक है, तो फ्लेमिंग रूल को यहाँ से आपने पक्का करना. ठीक है, तो Sir. फॉर अल्फा पार्टिकल जी आयन, ये in and out of the page जो questions जो topic है in and out of the page जो आते हैं, वो मैं किस वीडियो से, वो भी वीडियो 46 और 47 से समझ आ जाएंगे मुझे क्या? नहीं उसके लिए ना मुझे ए लेवल्स वालों के लिए भी एक वीडियो बनानी है, तो इंशाल्लाह आज ही मैं वो वीडियो पोस्ट करता हूँ. सही है सर, कि मुझे in and out of the page मुझे मुश्किल हो रही है बहुत ज्यादा. बेसिकली उसमें जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ मैग्नेट हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट होती है. वेयर इज इट, लेट मी शो. ये देखें, मैग्नेट वर्टिकली प्लेस होता है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे. ठीक है, तो इस तरीके से. तो आई विल कैप्चर द मूवमेंट ऑफ माय हैंड with the same video so that you can understand in a better way. ठीक है, Alright sir, मैं literally समझता था कि in and out of the page क्या होता है. ठीक. Literally in the page or out the page करंट निकलता है. लाइक फॉर एग्जांपल फोर्स है ना, फोर्स आपकी जस्ट लाइक मेरी आईपैड की
अंदर की तरफ थंब जा रहा है तो ये इनटू द पेज है, और मेरे आईपैड से बाहर की तरफ थंब आ रहा है तो ये आउट ऑफ द पेज है। तो इस तरीके से मैं आपको इनकी प्लेसमेंट ऑफ एंड समझा दूंगा। सही है, शुक्रिया। सो वी टॉक्ड अबाउट पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड नेगेटिव चार्ज के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इफ यू अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो फील्ड आउटवर्ड, ठीक है, alpha particle is going this way, force is bottom of the paper. Similarly, field outward, beta particle is going this way, force top of the paper. Or gamma, here is neutral, so it won't deviate from its path. तो वैसे ही ट्रेस बना, बीटा जल्दी से डेविएट हो गया बिकॉज ऑफ लेस मास लेस इनर्शिया, अल्फा took its time to deviate. So these are some common properties of alpha, beta, and gamma. And with this, we are now prepared that we can take the discussion of radioactivity to the broader horizon. Now we need to talk about radioactive decay. And I'll introduce the cases of GMTU. So let's talk about in further about radioactivity. तो इस चीज को पेपर में 2 से 3 नामों से एग्जामिनर पूछता है। पहला, डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, दूसरा डिफाइन रेडियो एक्टिव डीके, तीसरा डिफाइन डीके। तीनों का मतलब एक ही है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनस्टेबल न्यूक्लियाई इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और gamma radiation. ठीक है, 1 mark. Second mark, it's an unpredictable and random process. ठीक है बेटा, so that is how हमने बात की। ये प्रॉपर 2 marks के अगेंस्ट रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके की डेफिनेशन है। सो नाउ अब हम लोगों ने क्लासिफाई करना है डीके को। कैसे क्लासिफाई करना है बेटा? कि अल्फा डीके क्या होता है और अल्फा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में क्या होता है, गामा डीके में क्या होता है, and so on. तो बेटा अल्फा डीके हमारे पास क्या है? अल्फा डीके इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनस्टेबल न्यूक्लियस इनटू स्टेबल न्यूक्लियस बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो you need to understand clearly how to deal with decay equations. तो ये एलिमेंट है अनस्टेबल न्यूक्लियस, इसका प्रोटॉन नंबर है Z एंड न्यूक्लियॉन नंबर है A। अक्सर व बेशतर अनस्टेबल न्यूक्लियस को पेरेंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, व्हेन यू विल बिकम अ पेरेंट somehow you will forget yourself, you'll only think about your children, or you can say हमारी society is a bit inclined towards females. I'm also a bit inclined towards my nieces as compared to my nephews. So that is why
जो स्टेबल न्यूक्लियस है, जिसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है घर में, वो है डॉटर। तो स्टेबल न्यूक्लियस को डॉटर न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो एग्री सर, अनस्टेबल, यस, एग्री करता हूँ बात पर, हाँ एग्री करता हूँ बात पर। हम लड़कों को सिर्फ जूते हाँ मिलते हैं। हाँ हाँ। दरअसल पता है, हम बेसिकली, मतलब मर्द हजरात की बात कर रहा हूँ, उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो लोग फिर सर ये फायदा भी बात तो मुझे उठाते हैं। बुरी, ये बात मुझे बुरी लग गई सर। फिर मैं एक वाहिद एब्जॉर्प्शन बच्चा हूँगा कैपेसिटी, जो बहुत लो है मेरी। अच्छा ओके, खैर। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस या पेरेंट न्यूक्लियस जब अपने थ्रू अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, तो अल्फा पार्टिकल का बेटा प्रोटॉन नंबर क्या होता है? 2। और न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है? 4। तो बेटा एलिमेंट एक्स में से 2 प्रोटॉन चले गए, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन कम हो जाएंगे, और जो नया एलिमेंट बनाएगा ये, वो क्या होगा बेटा? Z-2। सिमिलरली ऊपर क्या होगा यहाँ पे? A-4 सर। एग्जैक्टली, ए में से 4 न्यूक्लियॉन चले गए, तो अब जो रिमेनिंग न्यूक्लियॉन है वो A-4 है। तो मैंने कहा ऐसा प्रोसेस जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करे बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल इज एन अल्फा डिके। और इसमें क्या हो रहा है? इन दिस प्रोसेस प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 4। तो ये प्रॉपर हम लोगों ने इसकी इक्वेशन एज वेल एज डेफिनेशन को एड्रेस कर लिया। Now let's go towards बीटा पार्टिकल। तो बेटा बीटा पार्टिकल की अंडरस्टैंडिंग के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। वन इज एन एक्चुअल मेथड एंड द अदर इज चोर तरीका। तो पहले एक्चुअल मेथड समझो, क्योंकि अभी यहाँ पर आपका शायद चोर तरीके से काम चल जाए, बट एएस में नहीं चलेगा। एएस में एग्जामिनर खोल इक्वेशन को खोल के बात करता है। चलो, तो बेटा ड्यूरिंग बीटा डीके क्या होता है? एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है, किसमें? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, साथ में एक और पार्टिकल निकलता है, लेकिन वो ओ लेवल्स का डिस्कशन नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा, फिर दोबारा सुने, ड्यूरिंग बीटा डीके, बीटा इलेक्ट्रॉन डीके, वन न्यूट्रॉन ब्रेक्स इटसेल्फ। तो बेटा एक न्यूट्रॉन टूट गया, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? A-1। ऊपर होते हैं ना न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का चार्ज से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये जो Z है ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सर यस। सर इसमें Z सेम क्यों है, चेंज क्यों नहीं हुआ? क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज बहुत दबी हुई है, समझ नहीं आई मुझे। रिपीट कर दें, आपका सवाल सर अब समझ सही नहीं आवाज आया आ रही मुझे। है? जी अब सही आवाज आ रही है सर? जी, तो आवाज आ रही है, बट आपकी आवाज जो है ना थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ एको कर रही है, तो इसलिए सही तरह समझ नहीं आ रही।
सर मैं चैट पे मैसेज कर रहा हूँ, वहाँ पे देख लें आप। चलें ठीक है। तो हुआ क्या बेटा, एक न्यूट्रॉन ने अपने आप को ब्रेक कर दिया। बच्चा बोलता है सर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि न्यूट्रॉन को टूटना पड़ा। बेटा देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस related to nucleus. One is strong nucleus force, जो कि न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है, एंड द अदर इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स को बाइंड नहीं रख पाती। तो बिकॉज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स आपका न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है। जी चेंज इसलिए नहीं हुआ शोएब क्योंकि न्यूट्रॉन टूटा है, न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस खत्म हुई है, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता। सिंस न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज, तो नीचे जी चार्ज नंबर होता है, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। कौन आया? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। ठीक है, एंड साथ में तीसरा कौन एमिट हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीटा एमिट हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज हाउ हमारे पास ये इक्वेशन बिल्डअप होगी। तो ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या होगा बेटा, -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बीटा डीके में वी सॉ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनस्टेबल न्यूक्लियस into stable nucleus by emitting a beta particle. In this process, proton number increases by 1 while nucleon number remains same, that is A. Clear? तो ये हम यस सर, क्लियर। एक्चुअल मेथड के थ्रू इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर ली कि किस तरीके से वी टॉक अबाउट बीटा डीके। अब मैं आपको चोर तरीका भी बताता हूँ। चोर तरीका क्या है भाई? ऊपर क्या किया था, z -2 equals to this, a -4 equals to this। यहाँ पे भी ये कर सकते हैं, z -1 माइनस प्लस, तो z +1। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप चोर तरीके से याद कर सकते हैं। सिमिलरली a -0 equals to a। सही है? यस सर, क्लियर। And the last type of decay is gamma decay। तो gamma decay में क्या होता है ये देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियस एक्साइटेड है बिकॉज ऑफ टू मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा, न्यूक्लियस अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल करेगा बाय एमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। अब गैमा का ना कोई चार्ज है ना कोई मास है, तो जो नया एलिमेंट बनेगा वो ही रहेगा। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनस्टेबल न्यूक्लियाई इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई बाय एमिटिंग गैमा रेडिएशन। ठीक है, इन दिस प्रोसेस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर रिमेन सेम। ठीक है, सर एनर्जी रिलीज होने से फर्क क्या पड़ता है एलिमेंट पे? एनर्जी रिलीज करने से एज इन गामा रेज, तो फिर एलिमेंट को क्या फर्क पड़ता है? ओके, फर्क क्या पड़ता है, चलो आजकल के फैशन के मुताबिक समझाता हूँ।
आजकल सॉफ्टवेयर अपडेट का बड़ा एक रुझान हो गया है। किसी ओवर इंसान की वीडियो बन जाती है एंड फिर थोड़े, जिसमें वो बदतमीजी कर रहा होता है, जिसमें वो थोड़ा सा गुस्से में होता है, तैश में होता है, एक्साइटेड होता है, ठीक है। देन फिर दूसरी वीडियो आती है जिसमें उनके सारे भरम तेल हुए हुए होते हैं। अब दोनों सिनेरियोज में बंदा सेम है, सही है, बट उस वक्त उसकी एनर्जी थी, ही वॉज अनस्टेबल, ठीक है। उससे में था, नहीं समझ में आ रहा था बोल क्या रहा है, नहीं दिखाई दे रहा था वीडियो भी बन रही है, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद उसकी वो जो एनर्जी थी वो रिलीज हो गई। अब वो ग्राउंड पे आ गया, ठीक है। अब उसे समझ में आ गया कि भाई हमारी क्या अहमियत है या हमारी क्या औकात है। सिमिलरली वो एलिमेंट जो अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है, और अनस्टेबल क्यों था, बेतहाशा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नॉट गुड फॉर इट, ठीक है। तो अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल करेगा बाय एमिटिंग दैट एक्सेस एनर्जी, जो कि उसे नुकसान पहुंचा रही थी या उसे स्टेबल नहीं रख पा रही थी। वो एनर्जी चले गई। अब द एनर्जी का मास होता है ना, चार्ज होता है, तो आपका एलिमेंट स्टेबल रहेगा। और एलिमेंट के प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर पे या न्यूक्लियॉन नंबर पे कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर? ओके सर। तो ये हमारे पास नो, वी डोंट प्रोवाइड एनर्जी रहमा। न्यूक्लियस के अंदर ये सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है। लाइक अगर कोई एलिमेंट अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ टू मच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो हमने थोड़ी प्रोवाइड किए हैं, उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो होता क्या है, मैं अब आपको, अब आपने सवाल छेड़ा है तो मैं आपको समझाता हूँ। आफ्टर अल्फा डीके और बीटा डीके, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, some of the nuclei become unstable because of energy, ठीक है। तो उस एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज वो एलिमेंट, और स्टेबल होता है। मतलब नॉर्मली गामा डीके अकर्स आफ्टर अल्फा डीके और बीटा डीके, ठीक है। तो ये सीन क्लियर? क्लियर सर। ओके, तो यहाँ पे हमें आज का अपना डिस्कशन रोकना होगा। आज हम लोगों ने क्या किया है बेटा, वी कंप्लीटेड द बैकग्राउंड रेडिएशन बैकग्राउंड काउंट पार्ट, we completed the properties or the differences between the radiations, and we talked about the decay equations, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे इसे एंड करते हैं। एंड चलो, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। यस वी विल।